हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हमारा न्यू टॉपिक है कास्ट सेंसस, ओबीसीज। तो जो देश में अभी रिसेंट हॉट टॉपिक है कि क्या कास्ट सेंसस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ओबीसीज की जो जनगणना है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि देश में कितने प्रतिशत ओबीसी हैं, उस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस बारे में बात करेंगे कि अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से कितने ओबीसी अभी उपस्थित हैं इंडिया में, और ये भी बात करेंगे कि क्या ये सेंसस होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सीरीज होगी ये थोड़ी बड़ी होगी, 3-4 वीडियोस की होंगी। ये एक हॉट टॉपिक है, इसमें हम बहुत सारे विषय पर चर्चा करेंगे कि क्यों बीजेपी गवर्नमेंट इसको रेसिस्ट कर रही है और रीजनल पार्टीज ये चाहती हैं। रीजनल पार्टीज ये चाहती हैं कि कास्ट सेंसस हो ओबीसी का, जबकि बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि ना हो। ऐसा क्यों है? अलग अलग प्रकार के स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़े क्या बोलते हैं, ये सब हम जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कास्ट सेंसस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सेंसस। मीनिंग ऑफ सेंसस इज जनगणना। तो एज यू नो दैट इन इंडिया इन एवरी 10 years द सेंसस हैज डन, मतलब हर 10 साल पर सेंसस होता है। जब हर 10 साल पे सेंसस होती है, सो वेट अ मिनट, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ, so I am back. So I am telling that what is the meaning of this word census? Meaning of the word census is जनगणना in Hindi, and at the time interval of every 10 years in India it has been done. तो हर 10 साल पे होता है। हर 10 साल पर क्यों होता है? क्योंकि 10 साल को एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम माना जाता है जनगणना एक सिग्निफिकेंट नंबर में बढ़ने से। अब मान लीजिए आप हर महीने जनगणना करेंगे तो 1 लाख 2 लाख लोग, 1 लाख 2 लाख भी नहीं, 10,000 20,000 लोग बढ़ेंगे इंडिया में। तो उतनी जनगणना कर क्या फायदा? और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें 2-3 साल पहले से ये शुरू हो जाती है, और जिस 10 साल के बाद इसको कंप्लीट करना होता है। ये 19, जैसे कि अगर मान लीजिए 2021 में जनगणना होनी थी तो इसका प्रोसेस 19-18 से शुरू कर देते हैं और 21 तक इसके रिजल्ट्स निकालते हैं। इस रिजल्ट्स में अब लोग समझेंगे कि जनगणना में लोग यही जानते हैं कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, चाइना की कितनी पॉपुलेशन है। नहीं, इस जनगणना का जो आंकड़ा होता है ये बहुत सारी चीज़ों को और जानता है, जैसे कि इंडिया में लिटरेसी रेट क्या है, इंडिया में किस सोशल ग्रुप का बोलबाला है, किस सोशल ग्रुप ज़्यादा है, इनमें जनरल कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं कि SC/ST कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं कि ओबीसी की कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं, या फिर हिंदूज मुस्लिम्स कौन ज़्यादा हैं, क्या है। और भी जो लिटरेसी रेट के आंकड़े हैं, जितने अलग अलग आंकड़े प्रकाशित होते हैं। सो व्हेन दीज रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड इट हेल्प्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, लाइक सोशल एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री जो भी है, जो विमेंस के अंदर की जो मिनिस्ट्री आती है वो डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, सबके लिए डाटा हेल्प करते हैं अपने गवर्नमेंट को पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए। तो ये एक हेल्पिंग एड है, इसको हम कह सकते हैं सेंसस को। लेकिन अगर इसमें कास्ट जोड़ दें, कास्ट सेंसस क्या है? तो आप कहोगे सर इसमें हम कास्टिज्म कर रहे हैं, कास्टिज्म कर रहे हैं यानी कास्ट को ला रहे हैं बीच में। तो कास्ट सेंसस क्या होता है? कास्ट सेंसस कुछ नहीं होता है। कास्ट में यहाँ पे क्या नहीं, कास्ट मींस कैटेगरी, SC/ST OBC जनरल, जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड है और वो सब मानते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म नहीं माना जाता है। जनरल कैटेगरी के लोग वो आते हैं जो मतलब जनरल हैं, जो सोशली इक्विप्ड हैं और अच्छे उनका समाज में बैठ है, मतलब सभ्यता है। SC/ST में वो लोग आते हैं जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, जो मतलब बहुत अति पिछड़े में आते हैं, जिनका शोषण हुआ है पहले के समाज में, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी वो लोग आते हैं। ओबीसी में बीच के लोग आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब जिनका उतना शोषण तो नहीं हुआ है SC/ST जितना, फिर भी शोषण हुआ है। इंडिया में ओबीसी की मात्रा सबसे ज्यादा है, ओबीसीज की जो मात्रा है सबसे ज्यादा है इंडिया में, यानी ओबीसी का जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा है, और इसलिए उनको रिजर्वेशन भी ज्यादा मिलता है। जनरल कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, SC/ST कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन होता है। तो इसको रिजर्वेशन से भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि अगर कास्ट सेंसस हुआ तो ये पता चल जाएगा कि पिछले 10 सालों में ओबीसी की संख्या बढ़ी है, जो कि जेन्युइनली बढ़ी है।
ये आंकड़े भी बता रहे हैं, और इसे आप जेन्युइनली देख भी सकते हैं। बड़ी कितनी बड़ी है ये नहीं पता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 99% चांस है कि अगर कास्ट सेंसस होता है तो अप्रॉक्सीमेट 50% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ओबीसी के अंदर आ जाएगी, ओबीसी की जनसंख्या बढ़ने से। अब ओबीसी की जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा? रिजर्वेशन की मांग उठेगी, क्योंकि ओबीसी को कितना रिजर्वेशन मिलता है? 27%। तो इस तरह से मांग उठेगी कि अगर 50% ओबीसी हैं, उनको सिर्फ 27% रिजर्वेशन, तो उनके रिजर्वेशन कोटा बढ़ाने के लिए मांग उठेगी उनकी तरफ से, जिससे जनरल कैटेगरी के लोग नाराज हो सकते हैं, इन माई ओपिनियन। और इन पॉलिटिकल में भी यही कहा जा रहा है, और बीजेपी को इसी का डर है, क्योंकि बीजेपी ट्रेडिशनली जनरल कैटेगरी की पार्टी मानी जाती है। मतलब जनरल कैटेगरी की पार्टी का मतलब ये है कि दे हैड स्ट्रॉन्ग बेस इन द अपर कास्ट। अपर कास्ट वोट में उनके लिए स्ट्रॉन्ग बेस है। अपर कास्ट के मतलब अधिकांश लोग बीजेपी को ही वोट करते हैं, ऐसा ही स्टेटिस्टिक्स बताते हैं, आंकड़े। मैं किसी पर ऐसे पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ किसी भी कास्ट पर, ऐसे आंकड़े बताते हैं, आंकड़े स्टेटिस्टिक्स में। तो इससे बीजेपी को अपना सपोर्ट बेस होने का डर है, इसलिए वजह से बीजेपी इसको टाल रही है। रीजनल पार्टीज क्यों इसको अपनाना चाहती हैं? जो भी रीजनल पार्टीज हैं, जैसे कि जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी है, सपा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की यूपी में, बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की पार्टी, और भी रीजनल पार्टीज हैं, अपना दल, बीजेडी, डीएमके, कांग्रेस, एनसीपी। कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, पर अब वो नेशनल पार्टी मतलब जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक क्राइटेरिया होता है नेशनल पार्टीज का, वो फुलफिल तो करती है, इसलिए वो नेशनल पार्टीज है, लेकिन वो अब सीमित होकर रह गई है। वो बहुत सारे स्टेट में उनका नामो निशान नहीं होता। जैसे दिल्ली में पिछले 10 साल से वो एक सीट नहीं जीत पाए। 2015 में भी एक सीट भी नहीं जीती थी, और 2020 के चुनाव में भी नहीं जीती थी बहुत सारे स्टेट्स में। बिहार में भी उनका सपोर्ट बेस खत्म हो गया है, यूपी में भी उनका सपोर्ट नहीं है। हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी तो उनकी गवर्नमेंट थी, फिर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो टर्मोइल हुआ, जो कांग्रेस से बीजेपी में आया, तो सरकार वहां भी गिर गई। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में भी वहां पे आज देखें आप, अगर आप आज रिसेंट से न्यूज पढ़े होंगे, तो वहां पे भी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है उनके बीच में। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पोस्ट से रिजाइन भी कर दिया है, आई थिंक ये रिसेंट डेवलपमेंट है। और उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ एक बयान भी दिया है कि नवजोत सिद्धू को अयोग्य कहा है उन्होंने। रिसेंट न्यूज में मैंने पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी कुछ 2-3 घंटे पहले की न्यूज है, तो आप उसे विजिट करके देख सकते हैं। तो कांग्रेस में जहां जहां गवर्नमेंट है, वहां वहां उनकी आंतरिक कला है, और जगह तो उनकी गवर्नमेंट ही नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस को भी अब एक रीजनल पार्टी से कैटेगरी में ला सकते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टी आई थिंक, बट दे आर इथिकली और मोरली उनको वही कह सकते हैं हम लोग। कांग्रेस हो गया, एनसीपी या फिर एआईटीसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो ये सब पार्टीज हैं। अब हम बात करते हैं कि कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है। कास्ट सेंसस इसलिए जरूरी होता है, रीजनल पार्टी का जो तर्क है, रीजनल पार्टी का तर्क है कि इससे हमें ओबीसी के बारे में पता चलेगा कि कितने ओबीसी हैं। इससे हम ये क्या पता चलेगा, उस हिसाब से उनके लिए जो पॉलिसीज फ्रेम हुई हैं उनको हम रिव्यू कर सकते हैं, नई पॉलिसीज ला सकते हैं, पुरानी पॉलिसीज जो खराब है उसको स्क्रैप कर सकते हैं। रिजर्वेशन, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा रिजर्वेशन के बारे में, कोई भी पॉलिटिकल लीडर, और एक्सपर्ट्स ये बिलीव कर रहे हैं कि इसका पूरा जो पॉलिटिक्स है रिजर्वेशन पर ही है। और इसलिए बीजेपी भी ये साइलेंट है इस पर, क्योंकि बीजेपी अपर कास्ट पार्टी है, और रीजनल पार्टीज हैं उनका जो सपोर्ट बेस है वो ओबीसी है। तो बीजेपी, लेकिन एज आंकड़े हम सबसे पहले हम आपको स्टेटिस्टिक्स बता देते हैं, फिर हम बात करते हैं ओबीसी के काउंट ऑफ ओबीसी इन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। पहले 1980 में काउंट हुआ था, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी। इसी के आधार पर रिजर्वेशन सिस्टम किया गया था। 52% बोला गया, यानी मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। फिर 1999-2000 में एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे घटा दिया गया, 35% किया गया। इसमें भी डाउट उठे थे कि क्या ये मतलब सरकार के इशारों पे घटाया गया है, क्योंकि इस समय बीजेपी गवर्नमेंट ही थी। जहां तक हमें पता होगा कि इस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी 2004 में, बीजेपी गवर्नमेंट थी। बीजेपी और आरएसएस का जो उसका जो कंसोर्टियम है, तो उस हिसाब से क्या घटाया गया है। फिर 2004-05 में फिर जब किया गया तो एनएसएस द्वारा इसको बढ़ा के 42% किया गया।
तो इसका सर्वे किया गया। तो 2004-5 में उस समय तक गवर्नमेंट, यहाँ तक बात करें आप, तो 4 तक तो मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, 5 में सोनिया गांधी मतलब कांग्रेस जीत गई थी, तो मनमोहन सिंह आ गए थे। तो एग्जैक्टली इसमें थोड़ा कांग्रेस का भी दिख रहा है रोल, क्योंकि ये इसको बढ़ाया गया है एनएसएस द्वारा कि 4 साल में 35 to 42 करना नियरली इम्पॉसिबल है। ये एक पॉलिटिकल ही हो सकता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड सर्वे। नाउ उसके बाद सिग्निफिकेंट 6 साल बाद हो 2011-12 में कांग्रेस के रिजाइम में था, कांग्रेस टू रिजाइम जो हुआ था, रिजीम जो था वो मनमोहन सिंह पीएम थे, उसमें 44% किया गया। पर ये एनएसएसओ द्वारा नहीं किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स, मतलब सोशल जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उनके अंदर रोजगार की स्थिति क्या है, कितने लोग रोजगार मिला हुआ है, कितने लोग बेरोजगार हैं, उसका जो सर्वे किया गया था, उस सर्वे में पता चला कि ओबीसी की संख्या 44% है। क्योंकि सर्वे करने से पहले ही देखा गया होगा कि ओबीसी कितने हैं, कि उसमें से कितनों को रोजगार मिला है और कितनों को नहीं मिला है, तो वहां से ये आंकड़ा लिया गया। 2015-16 में एक और सर्वे हुआ था जिसका नाम था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। यहाँ पे फैमिलीज की हेल्थ देखी गई अकॉर्डिंग टू सोशल ग्रुप्स। वहां पे भी ओबीसी का आंकड़ा निकला था, वहां पे 43.4% बताया गया। और रिसेंट में 2019-20 में लगभग एक और सर्वे हुआ, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अभी लेबर के रूप पर एक सर्वे था कि कितने लोग मजदूर हैं, कितने लोग बेरोजगार, मतलब ऐसा ही कुछ सर्वे था ये, उसमें 43.8% बताया गया। मतलब रफली से अब देखें आप तो 45 to 46% बताया जा रहा है 20 तक। पर नेशनली इसका सेंसस कभी नहीं हुआ है। 1931 के बाद से कास्ट सेंसस कभी नहीं हुआ है, किसी भी एक सेंसस हुआ है और 10 साल में, जो लास्ट सेंसस था 2011 में हुआ था। 2021 में भी ये जनगणना होने वाली थी, लेकिन ये बिकॉज ऑफ कोविड-19 इट हैज बीन पोस्टपोन्ड। उसे 2023 तक पोस्टपोन्ड किया गया आई थिंक। लेकिन कास्ट सेंसस कभी नहीं हुआ है। 2018 में जो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, जो भी वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर हैं, मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने ये वादा किया था। He promised that the caste census remains in the BJP's agenda and they will do it in 2021 along with the census, the national census. But as the national census had been postponed because of COVID-19 to 2023, I think that. So as it had been postponed, so the BJP government has got a chance to postpone this also. But due to the backlash of regional parties, they had not been announcing the postponement of this. Because अगर ये postponement announce कर देंगे अभी, तो यूपी इलेक्शंस में इनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि यूपी की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वहाँ पे लोग हैं वो ओबीसी की मात्रा उनमें ज़्यादा है और ओबीसी डिसाइड करते हैं कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी। तो एसपी और बीएसपी की गवर्नमेंट बनी थी यूपी में, सपा और बसपा की, उसमें भी यूपी के ओबीसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उसी को देखते हुए अब इसमें रीजनल पार्टीज का रोल क्या था? रीजनल पार्टीज इसमें बहुत एग्रेसिव होकर सामने आई है। क्या एग्रेसिव होकर सामने आई है? इस बार जो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन हुआ, उसमें जो पेगासस स्पाईवेयर के बारे में आपने सुना होगा कि जिसमें ये पेगासस जो इजराइल की एनएसओ कंपनी द्वारा निकाला गया एक स्पाईवेयर है, जो इतना खतरनाक स्पाईवेयर है कि आपके वो फोन में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके सारे डिटेल्स उस स्पाईवेयर के ऑपरेटर्स के पास होगी। तो उस स्पाईवेयर की एक रिपोर्ट निकली, इसमें ये कहा गया कि इंडिया में लिस्ट निकाली गई कि इंडिया में इतने लोगों का स्पाईवेयर पर नजर रखा गया है। उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, इवन की जो गवर्नमेंट के खुद के मंत्री हैं उनके भी नाम थे। तो इससे गवर्नमेंट में बहुत सवाल उठे कि क्या गवर्नमेंट जासूसी करवा रही है। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसे नकारा। इसको लेकर तो ऑपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने बहुत रोकी और मॉनसून सेशन ठीक से चलने नहीं दिया, मतलब ठीक से चलने दिया, बहुत हंगामा किया, सरकार से जवाब मांगा। सरकार बार बार ये कह रही थी कि हमने जासूसी नहीं की है, पर वो लोग मान नहीं रहे थे। तो मॉनसून सेशन नहीं चला। लेकिन उसमें एक रिजोल्यूशन और पास होना था जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट कुछ ओबीसी के वेलफेयर को लेकर कुछ स्कीम थी, उसको लॉन्च करने वाले थे, या फिर मतलब उसके बारे में डिटेल में तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर मैंने एक आर्टिकल में थोड़ा सा दो तीन लाइन पढ़ा था कि डिटेल में कुछ ओबीसी के बारे में, उसके वेलफेयर के बारे में ही कुछ था, रिजोल्यूशन था। तो जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने एग्रेसिवली सपोर्ट किया उस रिजोल्यूशन को
क्योंकि ओबीसीज वो जानते हैं ओबीसीज का सपोर्ट जिनकी तरफ रहेगा वही पार्टी सेंट्रल में भी 2024 के चुनाव में और स्टेट्स में भी 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं यूपी में और जगह भी वहाँ पे पंजाब में भी वो वहीं पे आएंगे। ओबीसीज की काउंट मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है, ये आप डिट्टो लिख के रख लीजिए गारंटी के साथ। अब हम बात करते हैं आगे कि ऐसा रीजनल पार्टीज क्यों चाहती हैं, उसके लिए रीजनल पार्टीज ने और क्या किया। डेट आती है अगस्त 23, 2021। बात करते हैं बिहार पॉलिटिक्स की। बिहार की पॉलिटिक्स को कम ओवरव्यू समझते हैं। बिहार में अभी एनडीए गवर्नमेंट है, बिहार में भी एनडीए गवर्नमेंट है। उसके पार्ट कौन कौन है उसमें है बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी प्लस बीआईपी विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी। सबसे बड़ी पार्टी कौन है उस अलायंस में? बीजेपी है। 2020 के चुनाव में एक अप्रॉक्सीमेट 74 सीट्स है। जेडीयू सेकंड पे है 43 सीट्स के आसपास में। हम और वीआईपी 4 सीट हैं। बहुमत वहाँ पे 243 सीटें हैं, बहुमत 122 पर है। तो ये 74-43 तो कितना हो गया ये स्कोर? 118 और 122 और 8 सीटें इनकी 126, तो बहुमत में है। माइनर ही बहुमत है, 4-5 सीट का ही बहुमत है। यहाँ पर बीजेपी, अब बात करेंगे कि अब नीतीश कुमार सीएम क्यों है, तो इसका भी एक कारण है। बीजेपी ने इस अलायंस से पहले ही, मतलब चुनाव से पहले ही घोषणा किया था कि नीतीश कुमार ही एनडीए के उम्मीदवार होंगे सीएम पद के। तो एनडीए नहीं यानी बीजेपी ने अपना प्रॉमिस रखा। और इसका मेन कारण कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में जो हुआ, जहाँ पे उद्धव ठाकरे खुद सीएम बन गए एनसीपी और कांग्रेस को लेकर, और बीजेपी को स्नब कर दिया, तो उसी वजह से वो बिहार में ऐसा बीजेपी नहीं करना चाहती थी और सरकार खोना नहीं चाहती थी। नीतीश कुमार सीएम तो बन गए पर सरकार में बोलबाला बीजेपी का ही रहा। उन्होंने अपने 2 डिप्टी सीएम्स बनाए, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, ये थे। ऑपोजिशन पार्टीज की बात करें तो एमबीए बना था। एमबीए नहीं, एमबीए तो महाराष्ट्र था, महाविकास आघाड़ी में एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना का है। जो महागठबंधन बना था बिहार में, हम बिहार में उसमें आरजेडी थी जो सबसे बड़ी पार्टी थी बिहार इलेक्शंस में, 75 सीट्स। कांग्रेस 19 सीट्स थी, उसमें कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, 3 पार्टी थी, सीपीआईएम, ये सब ये थे ऑपोजिशन। उसमें एआईएमआईएम के 5 विधायक और थे, ओवैसी की पार्टी, तो वो अलग है। तो इन साथ मिलकर ये बिहार की राजनीति है। यहाँ पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक दूसरे के कट्टर हैं, दोनों एक दूसरे पे हमला करते रहते हैं। लेकिन अगस्त 23 को क्या होता है? लेकिन बीजेपी और जेडीयू में भी सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी जेडीयू का शोषण कर रही है। कैसे शोषण? मतलब कि उस पर डोमिनेट कर रही है। जैसे कैसे? अरुणाचल प्रदेश में भी चुनाव में भी जेडीयू की अच्छी बैठ है। जेडीयू ने वहां पे 7 सीट जीती थी, यानी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी थी वहां पर। बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर, लेकिन वहां पे बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन नहीं है। वहां पे ऑपोजिशन पार्टीज के रूप में जेडीयू है सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के रूप में। पर जेडीयू वहां पर ऑपोजिशन जैसा रोल नहीं निभा रही थी। मतलब जैसे कि अब बिहार में उनका गठबंधन है तो साथ ही में कर रहे थे काम। तब तक क्या होता है, जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो बीजेपी को चाहिए था कि उन 6 को बोले कि जेडीयू हमारी एलाई है, वापस चले जाओ। तो बीजेपी ने उनको शामिल कर लिया अपने में, और उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लग सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी पार्टी के इलेक्टेड एमएलए में से 2/3 दूसरे पार्टी में चले जाएं, तो अगर वो आंकड़ा 2/3 से कम है तब वो उनकी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। लेकिन 2/3 से ज्यादा है तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। तो 7 का 2/3 कितना हुआ? 3-4, जबकि लगभग 6 विधायक चले गए थे वापस। तो इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं हुआ और बीजेपी में मिल गए वो। इस पर जेडीयू की ओर से ना कोई प्रतिक्रिया आई। जेडीयू की तरफ से तो कुछ नाराजगी जाहिर भी हुई थी, तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ये एक डोमिनेशन ही था। तो ये एक कहानी थी। बाकी तो हुई जो कास्ट सेंसस के बारे में हम बात करते हैं, तो उसी तरह बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। जब बीजेपी और जेडीयू की वजह से सब कुछ ठीक नहीं था, तो उसी तरह अगस्त 23, 2021 में बिहार की राजनीति में एक हिस्टोरिक डे में क्या हुआ कि वहां पर नीतीश कुमार ने, बिहार सीएम नीतीश कुमार ने एक he made an unlikely alliance with the opposition leader Tejasvi Yadav and along with him 10 other leaders of मतलब उनके allies भी थे, जीतन राम मांझी भी, कांग्रेस के भी लोग थे,
मतलब ऑपोजिशन में सब है, बिहार के जो लोकल लीडर्स थे सबके एक अलायंस बनाया, चाहे वो ऑपोजिशन में हो नीतीश कुमार के चाहे सपोर्ट में हो, और पीएम मोदी से मिलने गए और वहां पे इन सब ने एक ही सुर में कास्ट सेंसस की डिमांड कर दी। इस डिमांड से बीजेपी सेकंड हो गई, क्योंकि सेंटर में जेडीयू अगर ऐसी मांग करती है तो दिक्कत होती है। जो नॉन बीजेपी या फिर नॉन एनडीए पार्टी है, जो एनडीए का हिस्सा नहीं है या बीजेपी के विरोधी हैं, वो अगर मांग करती हैं तो समझ में भी आता है कि सरकार पर हमला कर रही है। जैसे आरजेडी हो गई, कांग्रेस हो गई, एनसीपी हो गई, शिवसेना हो गई, डीएमके हो गई, ये सब बीजेडी हो गई, बीजू जनता दल, ऑल्दो मतलब वो नॉन बीजेपी है तो नॉन कांग्रेस भी है, मतलब वो अपना अलग है। बीजू जनता दल ओडिशा में अलग है अपना, या फिर वाईएसआर कांग्रेस हो गई। ऐसे लोग मांग करते हैं जो न्यूट्रल रहते हैं या फिर जो यूपीए का हिस्सा है, वो मांग करते हैं तो समझ में भी आता है। पर जो एनडीए का हिस्सा है, और वो भी एनडीए में क्या कि एनडीए में सेंट्रल में बीजेपी के बाद सेंटर की सबसे बड़ी एनडीए की सबसे बड़ी सपोर्टर यानी एनडीए की सबसे बड़ी भागीदार जेडीयू, जिनके सेंटर में कितने सीट्स हैं 16। इससे पहले शिवसेना थी, लेकिन शिवसेना यूपीए में शामिल हो गई कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद। अब शिवसेना या तो न्यूट्रल हो गई है या फिर यूपीए में रह गई है, पर जेडीयू सबसे बड़ी सपोर्टर है, इसलिए जेडीयू को मांग करना। और साथ साथ में बीजेपी की एक और एलाई थी अपना दल, उसने भी मांग की है ये कास्ट सेंसस की। जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं सब ने मांग की, क्योंकि सबका जो आधार है वो ओबीसी है। जेडीयू भी ओबीसी की राजनीति करती है, आरजेडी भी करती है। यूपी में सब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी तो ओबीसी, बहुजन समाजवादी पार्टी तो दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीति करती है। उन्हीं के दम पे वो सीएम भी बनी थी मायावती। अखिलेश यादव भी उनका भी वही हाल है। और बीजेपी इसलिए रिलक्टेंट है। बीजेपी क्यों रिलक्टेंट है, इसका भी कारण है। बीजेपी रिलक्टेंस का कारण क्या है? बीजेपी रिलक्टेंस का कारण है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स टोटली डिफरेंट है इन रीजनल पार्टीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी एंड द रीजनल पार्टी? द डिफरेंस बिटवीन द politics of BJP and the regional parties is that the regional parties are vying for the OBC votes, while the BJP is vying for the Hindu votes. BJP are categorizing all the OBCs, SC, ST general as a whole Hindu, and to get all of them their votes. And if these votes will be divided among general, OBC and SC, ST, then ultimately the loss would be for BJP. अगर ये पता चल गया कि ओबीसी की संख्या बढ़ी है तो जनरल कास्ट के लोग नाराज हो जाएंगे। और अगर इससे भी डिजास्ट्रस मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, सोशल समाज के लिए नहीं, डिजास्ट्रस बीजेपी के लिए ये हो गया कि अगर ओबीसी की रिजर्वेशन बढ़ गई तो जनरल कास्ट के लोग और नाराज हो जाएंगे और बीजेपी अपना पॉपुलर सपोर्ट बेस खो सकती है। क्योंकि बीजेपी जानती है कि ओबीसी, अगर हम ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ा देते हैं तो हमें ओबीसी के वोट तो मिलने लगेंगे, पर जनरल कास्ट के वोट हम खो देंगे। और बीजेपी का मेन सपोर्ट बस जनरल कास्ट ही रहा है। ओबीसी के वोट्स तो बढ़ जाएंगे आपस में, कुछ लोग बीजेपी की तरफ आएंगे, जैसे कि 100% ओबीसी वोट्स में से मान लीजिए 20% बीजेपी की तरफ आ भी गए, 15%, पर बाकी 85% में तो सब बढ़ जाएंगे ना, एसपी, बीएसपी, जेडीयू, आरजेडी, अपना दल, डीएमके, ये सब में। लेकिन जनरल कास्ट के लगभग 46%, 50 to 55% वोट्स मिलते हैं, वो खो जाएंगे। इसलिए बीजेपी ये करना नहीं चाहती है। इसलिए 2018 में राजनाथ सिंह के प्रॉमिस के बावजूद 2021 में पीएम मोदी, who himself is an OBC, has U-turned from his promise। लेकिन उनके यू टर्न की वजह से अब इन रीजनल पार्टीज को बीजेपी पे अटैक करने का मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी के लोग यूपी चुनाव के पहले बोल रहे हैं कि बीजेपी वेलफेयर नहीं चाहती है ओबीसीज का, उनके दिल में ओबीसीज के लिए वेलफेयर नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर रहे हैं ओबीसी के वोट्स को अपनी तरफ करने के लिए। उसके अलावा बीजेपी का रियल एम्बैरेसमेंट ये है कि उसके अपने अलाइज के खिलाफ हो गए हैं। यहाँ तक कि उसके पार्टी के कुछ लोग भी बोल रहे हैं, वो पार्टी के सेंट्रल एक मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ओबीसी सेंसस होगा एक हिस्टोरिक निर्णय होगा। तो उसके लिए बीजेपी का जो एम्बैरेसमेंट हुआ है, इसलिए तब अब बीजेपी क्या बोल रही है कि ये बीजेपी इस एजेंडा को रिजेक्ट नहीं करती है। दे आर सेइंग नाउ द स्पोक पर्सन्स और जो वहाँ पे अथॉरिटी होल्डर्स हैं बीजेपी के अंदर, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी इज नॉट रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ कास्ट सेंसस ऑफ ओबीसीज, बट दे आर वेटिंग फॉर अ ब्रॉडर कॉन्सेंसस ऑन दिस। They are saying that they want to first a widely debate in parliament on this issue and then it will be done। तो मतलब वो टाल रहे हैं दूर के लिए, वो मना भी नहीं कर रहे हैं पर टाल रहे हैं।
अब हम कुछ ये आंकड़ों की बात करते हैं, ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं वो। यूपी इलेक्शन 2017 में बीजेपी जो 403 सीट्स में से 312 जीती थी, वहाँ पे 403 सीट्स हैं यूपी में, तो बहुमत कितना हुआ 202 पर। बीजेपी ने कितना जीता था 312, कितना ज़्यादा, उसमें से 40 ओबीसी के 47% वोट बीजेपी को मिले थे, जो सबसे 20% बढ़े थे 2012 के हिसाब से। बीजेपी की जितने भी जगह सरकारें हैं, जितने भी स्टेट्स में उनके जितने भी विधायक हैं, लेजिस्लेटर्स, उनमें से सबको अगर जोड़ दें, पंजाब में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उसमें 30 जितने भी इंडिया में 32% लेजिस्लेटर्स ओबीसी के हैं। और बात करें तो ओबीसी को ही लुभाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने इस बार जो कैबिनेट रिसफल हुआ है, इसमें लार्जर नंबर ऑफ ओबीसी मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। इसी की मिनिस्टर्स ओबीसी कैटेगरी के ज्यादा मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। और ये सब बातें बाकी, और बात करते हैं एक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज है सेंट्रल की। इसमें इन्होंने ये पता किया है, ये आंकड़ा निकाला है कि बीजेपी का जो सपोर्ट बेस है, 2009 में ओबीसी के 22% वोट्स मिलते थे इनको, 2019 में ये बढ़कर 44% हो गया है। तो ये ओबीसी के वोट को वाई करते हैं अपनी तरफ, रीजनल पार्टीज के गढ़ में जाकर ये अपनी तरफ वाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दे हैव सक्सेसफुली डन दैट। और इसी की वजह से रीजनल पार्टीज में ये चुल मची हुई है कि अगर ऐसा बीजेपी लगातार करती रहेगी तो उनका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। इसलिए वो कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं और बीजेपी उसको रोक रही है, तो उनको एक मुद्दा मिल जा रहा है। बाकी अब बीजेपी को ये क्यों नहीं कर रही है, क्या वो फ्यूचर में करेंगे, इस बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो एक कंक्लूजन वीडियो रहेगा, उसमें हम बात करेंगे कास्ट सेंसस गुड और बैड, व्हाई इट शुड बी डन और व्हाई इट शुड नॉट बी डन। ऐसे हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। अभी हम ये रिलेटेड फैक्ट्स बताते हैं। और जहां तक बीजेपी और रीजनल पार्टीज की बात है, जेडीयू की, तो इस वजह से क्या गठबंधन टूट सकता है बिहार में? तो नहीं जी नहीं, ये दोनों की एक राजनीति है। जेडीयू रीजनल पार्टी है तो अपने बारे में सोच रही है, बीजेपी नेशनल पार्टी है अपने बारे में सोच रही है। बीजेपी का पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम पे चलता है, मतलब हिंदुइज्म पे चलता है, हिंदुत्व पर। तो हिंदुत्व की वजह से बीजेपी अपनी तरफ रहती है और ये इसी की वजह से ये कर नहीं रही है। दे नो कास्ट सेंसस का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या होगा, ये इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी की वीडियो में हम इतना ही चर्चा करते हैं। आगे हम और भी देखेंगे क्या कर सकते हैं इसके में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस क्या है और भी आंकड़े कुछ देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।